हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम मौर्य काल के प्रशासन की बात की थी, केंद्रीय प्रशासन की और प्रांतीय प्रशासन की बात की थी। ओके, आज जो बात करेंगे हम प्रशासन में नगर प्रशासन और मुद्रा पद्धति क्या थी, सामाजिक संरचना या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और एक टॉपिक जो छूट गया था मौर्यों के इतिहास जानने से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विदेशी लेखकों की, उनकी बात करेंगे। ओके तो शुरू करते हैं आज की क्लास मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन का। नगर प्रशासन की बात की जाए तो मेनली जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, वह क्या है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की बात करती है। यानी कि नगर प्रशासन का जो अधिकारी था मेगास्थनीज के अनुसार उसको एस्ट्रोनोमोई कहते थे। क्या कहते थे? एस्ट्रोनोमोई। और जो जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी था उसको मेगास्थनीज क्या नाम देता है? एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई का काम था जिला की जो सड़कें हैं, मार्ग हैं, उनका निर्माण करना। ओके, तो एस्ट्रोनोमोई नगर का अधिकारी और जिले का अधिकारी जो सड़क और मार्ग का निर्माण करता था उसको एग्रोनोमोई कहता है। कौन? मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में। अपनी पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज कुल 6 समितियों की बात करता है जो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन को क्या है, चलाते हैं। और उन सब में क्या है, 30 सदस्य थे। ओके, 6 समितियों में 30 सदस्य, यानी कि 6 समितियां हैं तो प्रत्येक में क्या थी, 5-5 सदस्य थे। 6-5-30 सदस्य थे। ओके, तो ये बात हो गई मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक के अनुसार। ओके, तो कौन कौन सी समितियां थी? कुल 6 समितियां थी। पहली थी शिल्प कला से संबंधित समिति। ओके, शिल्प कला यानी कि सड़क, भवन निर्माण और नगर में सफाई रखने की व्यवस्था किसकी थी? शिल्प कला समिति की थी। ओके, दूसरी जो समिति है विदेश समिति, यानी कि विदेशियों हेतु थी। यानी कि जो विदेश से या दूसरे राज्यों से जो अतिथि आते थे उनके रहने, ठहरने, खाने पीने के लिए क्या है, देखने का काम किसके द्वारा होता था? विदेश समितियों द्वारा। और इन विदेशियों पर क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या रखा जाता था, नजर भी रखी जाती थी, कहीं राज्य के खिलाफ या आगे क्या है, जासूसी तो नहीं कर रहे हैं। यह काम किसका था? विदेश समिति का। ओके, तीसरी जो समिति थी वह थी जनसंख्या का भी ध्यान रखा जाता था। यानी कि जन्म मृत्यु का रजिस्टर तैयार किया जाता था, किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, कितने लोग, जनसंख्या क्या है राज्य में, नगर में। ठीक है, तो जनसंख्या का विवरण हमें यहां से प्राप्त होता है। हालांकि भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत की गई मेयो के समय की गई 1871 में। ओके, नेक्स्ट जो समिति थी नगर के लिए वह थी उद्योग व्यापार। तो उद्योग व्यापार का समिति जो थी उसका काम था जितने भी राजकीय उद्योग हैं उनमें जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण करें, उनकी बिक्री की क्या करें, व्यवस्था करें। ओके, तो ये काम था उद्योग व्यापार समिति का। अगली जो 5वीं समिति है वह है वस्तु निरीक्षक समिति। यानी कि जो वस्तुएं हैं मार्केट में बिक रही हैं, बाजार में बिक रही हैं, उन पर नियंत्रण रखने का काम वस्तु निरीक्षक का था। और यह भी देखना था कि वस्तुओं में कहीं मिलावट तो नहीं हो रही है। ठीक है, मिलावट पर भी रोक करना किसका काम था? वस्तु निरीक्षक समिति का। ठीक है, जो इसमें 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट है कर निरीक्षक, जो करों का निरीक्षण होता था। ओके, जो भी कर इकट्ठा होते थे नगर से उनका निरीक्षण कौन करते थे? कर निरीक्षक समिति होती थी जिसमें 5 सदस्य होते थे। करों को कर चोरी करने रोकने का काम क्या है, इस समिति द्वारा किया जाता था। ओके, और जो भी कर चोरी करता था, कर चोरी के लिए दंड की सजा थी। क्या सजा थी? मृत्यु दंड। याद रखेंगे, मौर्य काल में अगर आप दंड चोरी कर रहे हैं तो उसके लिए सजा क्या है? मृत्यु दंड। आज ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, कुछ सजा हो सकती है लेकिन मृत्यु दंड की सजा नहीं होगी। तो ये कुछ 6 समितियां थी 30 सदस्यों की, प्रत्येक में 5 सदस्य नगर प्रशासन के लिए। पाटलिपुत्र की मेनली बात करता है मेगास्थनीज अपनी
पुस्तक इंडिका में। ओके, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम मुद्रा पद्धति की। मुद्रा पद्धति क्या थी, यानी कि सिक्के क्या थे, क्या क्या सिक्के चलाए गए। तो मेनली सिक्के वही हैं जो स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। ओके, अगर बात करें मुद्रा पद्धति में तो पर्ण जो थी, पर्ण मुद्रा जो थी यह चांदी की मुद्रा थी। ओके, और यह 3/4 तोला के बराबर होती थी। 1 तोला में 10 ग्राम आई थिंक। तो पर्ण जो थी चांदी की मुद्रा थी, 3/4 तोला के बराबर होती थी। और यह सिर्फ यूज किसमें होती थी, वेतन देने में, प्रशासनिक अधिकारियों को, मंत्रि परिषद के अधिकारियों को। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, मंत्रि परिषद के प्रत्येक सदस्य को कितना सैलरी मिलती थी, 12,000 पर्ण वार्षिक मिलती थी। ठीक है, प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज, इनको कितना सैलरी मिलती थी, पुरोहित को 48,000 पर्ण। ओके, तो इनका यूज जो होता था पर्ण का, वह मेनली वेतन देने में होता था। चूंकि इन सिक्कों पर, पर्ण पर सूर्य का, चंद्रमा का, पीपल का, मयूर का, बैल का, सर्प का आदि और भी चीजों का क्या है, खुदे होते थे या उत्कीर्ण होते थे ये सारे फिगर। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आहत सिक्का भी कहते हैं, पंच मार्क क्वाइन। ठीक है, पंच मार्क क्वाइन भी इसको कहा जाता है। क्यों, सूर्य, चंद्रमा, पीपल, बैल, सर्प आदि के क्या है, मयूर आदि के क्या है, ये उत्कीर्ण होते थे इनके फिगर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आहत सिक्का भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई मेनली पर्ण की जो वेतन देने के काम आती थी। नेक्स्ट, स्वर्ण सिक्कों की बात करें कि मौर्य काल में स्वर्ण सिक्के कौन कौन से थे। तो स्वर्ण सिक्के मौर्य काल में कौन कौन से थे, निष्क क्या था, स्वर्ण सिक्का था, और सुवर्ण, सुवर्ण भी क्या था, स्वर्ण सिक्का था। तो 2 सिक्के क्या थे, स्वर्ण सिक्के थे, निष्क और सुवर्ण। चांदी के सिक्के पढ़ के हमने बात की, इसको रूप्य रूप भी कहा जाता था, इसका दूसरा नाम रूप्य रूप। ठीक है, चांदी का सिक्का था। कासारपण, चांदी का सिक्का था, कहीं कहीं आपको मिलेगा कासारपण क्या, तांबे का सिक्का। तो मेनली कासारपण क्या था, चांदी का सिक्का था। धरण और शतमान, धरण और शतमान भी क्या थे, चांदी के सिक्के थे। याद रखेंगे, मिलाने के क्वेश्चन आ सकते हैं या डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि धरण किस प्रकार का सिक्का था मौर्य कालीन में, चांदी का, तांबे का, ठीक है, सोने का या कांसे का। ठीक है, तो पर्ण, रौप्य रूप या कासारपण, धरण, शतमान, ये सब क्या थे, चांदी के सिक्के थे। तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के कौन कौन से थे, मासक और कांकड़ी, मासक और कांकड़ी, मासक और कांकड़ी तांबे के सिक्के थे। तो ये मौर्यकालीन मुद्रा पद्धति थी जो हमने बात की, पर्ण, स्वर्ण सिक्के, चांदी सिक्के और तांबे के सिक्कों की बात की। ओके, अब जो बात करते हैं हम सामाजिक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो कौटिल्य क्या है, किसकी बात करते हैं, 4 वर्णों की बात करते हैं अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, जो पहले के ईयर्स से चली आ रही थी, वैदिक काल से, फिर उत्तर वैदिक काल से 4 वर्णों की व्यवस्था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 4 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेनली इसमें जो शूद्रों की बात की जाती है कौटिल्य द्वारा, चाणक्य द्वारा, क्या कि शूद्रों को भी क्या है, वो आर्य मानते हैं। ओके, शूद्रों को भी आर्य मानते हैं, और शूद्रों को क्या निर्धारित किया गया काम, शिल्प कार्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं, पशुपालन करते थे। ओके, यहां तक कि सेना में भर्ती होने की अनुमति भी कौन देता है, कौटिल्य उन्हें सेना में भर्ती होने की अनुमति देते हैं। यानी कि वो वर्ण व्यवस्था जो थी उस पर जोर देते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या थी कि कोई भी वर्ण अपने कार्य के आधार पर क्या है, या अपनी कुशलता के आधार पर कार्य कर सकता है और दूसरे वर्ण व्यवस्था में क्या है, स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो शूद्रों को सेना में भर्ती होने की अनुमति भी क्या है, चाणक्य द्वारा, कौटिल्य द्वारा दी जा सकती है। और मेन बात की वह शूद्रों को क्या है, या दासों की बात करें, शूद्रों के नहीं, मेनली दासों की बात करें, यानी कि शूद्रों को आप दास नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
बेटा बिल्कुल मनाही है कि आप शूद्रों को दास नहीं बना सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए दंड था 12 पण का। 12 पण यानी ये पण 3/4 चांदी का सिक्का। आपको अगर किसी शूद्र को अगर आप क्या बनाते हैं, अपना दास बनाते हैं, तो आपको दंड लगेगा 12 पण का। ओके, 12 पण का। ऐसी बात वो क्यों करते हैं शूद्रों के लिए कौटिल्य चाणक्य? वो इसलिए कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था पर कोई भी बल या जोर नहीं दिया जा रहा था मौर्यकालीन में। ओके, वर्ण व्यवस्था पर वर्णाश्रम व्यवस्था को ही पालन कराने के लिए क्या है, वर्ण व्यवस्था पर बल कौटिल्य देते हैं। ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब ये नहीं था कि नीचे के जो वर्ण है वो ऊपर के वर्णों क्या करें, सिर्फ सेवा करें। वर्णाश्रम व्यवस्था का यह मतलब था कि कोई भी अपनी कुशलता कार्य के अनुसार क्या है, दूसरे वर्ण में स्थापित हो सकता है। कोई दासवास की कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें उतना ज्यादा वो जोर नहीं देते थे। ठीक है, वर्ण संकर जातियों पर की बात की है कौटिल्य ने। ठीक है, और वर्ण संकर जातियों को बात करते हैं तो 2 प्रकार के विवाहों की बात करते हैं। ओके, 2 प्रकार के विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या थे? अनुलोम विवाह की बात करें यानी विवाह जब होगा पुरुष और महिला के बीच, तो उसमें अनुलोम विवाह किसे मानेंगे और प्रतिलोम विवाह किसे मानेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह प्रचलित था मौर्य समाज में, मौर्यकालीन समाज में, जिसका वर्णन क्या है, कौटिल्य द्वारा किया जा रहा है। यानी कि कोई भी किसी भी वर्ण का स्त्री या पुरुष एक दूसरे वर्ण में क्या है, शादी कर सकता था। और इसी आधार पर विवाह को क्या है, 2 भागों में बांटा गया है कौटिल्य द्वारा, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का अर्थ यह हुआ कि जो पुरुष होगा, मेल होगा, अगर वह उच्च वर्ण का है, ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण करता है क्षत्रिय से, क्षत्रिय करता है वैश्य से, वैश्य करता है शूद्र से। ठीक है, तो ये क्रम आ रहा है कि पुरुष जो हो कहां का, उच्च वर्ण का हो, और महिला क्या हो, निम्न वर्ण की हो। निम्न वर्ण यानी मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अगर क्या है कि ब्राह्मण पुरुष है और क्षत्रिय महिला है, ठीक है, तो यह क्या है, अनुलोम विवाह है। क्षत्रिय पुरुष है, वैश्य महिला है, तो यह भी अनुलोम विवाह है। वैश्य पुरुष है और शूद्र महिला है, तो यह भी क्या है, अनुलोम है, अनुलोम विवाह के अंतर्गत आता था। ठीक है, शूद्र उल्टा हो जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्रतिलोम विवाह में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अनुलोम विवाह की, यानी कि पुरुष उच्च वर्ण का और महिला निम्न वर्ण की। अब बात करते हैं प्रतिलोम विवाह क्या था। प्रतिलोम विवाह जस्ट उल्टा उसका, यानी कि पुरुष क्या होगा, निम्न वर्ण का हो जाए और महिला उच्च वर्ण की, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, क्षत्रिय शादी कर रहा है किससे, क्षत्रिय पुरुष शादी कर रहा है किससे, ब्राह्मण महिला से, यानी कि ब्राह्मण ऊपर थे ना, उनसे नीचे क्षत्रिय को माना जाता था। तो अगर क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण महिला से शादी कर रहा है तो वो भी क्या है, प्रतिलोम विवाह है। अभी देखेंगे हम कौन सी वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई मौर्यकालीन समाज में इन विवाहों से। या वैश्य महिला हो, वैश्य पुरुष हो, क्षत्रिय महिला हो, ये भी प्रतिलोम विवाह में आएगा। ठीक है, शूद्र महिला हो, शूद्र पुरुष हो, और ऊपर के वर्ण जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या वैश्य महिला हो, तो वो क्या है, प्रतिलोम विवाह में आते हैं। ओके, मेनली कॉन्सेप्ट समझेंगे अनुलोम में क्या, उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की महिला, ऐसे रख लेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ। और प्रतिलोम विवाह नीचे से ऊपर की तरफ रख लेंगे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह, निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की महिला। कुछ एग्जांपल्स अनुलोम विवाह के। अनुलोम विवाह के सबसे मेन अगर हम बात करें तो वह कौन था, इसके एग्जाम्पल की बात की जाए अगर तो रथकार, जो रथ बनाते थे, व्यवसाय करते थे, रथकार। तो रथकार जाति का उत्पन्न कैसे हुआ, रथकार जाति का उत्पन्न कैसे हुआ,
उच्च वर्ण का पुरुष होगा और निम्न वर्ण की महिला होगी। लेकिन उच्च वर्ण का पुरुष कौन कौन था और निम्न वर्ण की महिला कौन थी? क्षत्रिय और वैश्य। क्षत्रिय वर्ग का जो क्या है, क्षत्रिय प्लस वैश्य, क्षत्रिय प्लस वैश्य से क्या हुआ, रथकार वर्ग का है उत्पन्न हुआ क्षत्रिय पुरुष और वैश्य महिला। ये अभी अनुलोम चल रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम ना, अनुलोम हो गया। ऐसे ही कौन, एक और जाति थी अंबष्ट। अंबष्ट क्या थी, अंबष्ट कैसे उत्पन्न हुई? प्रतिलोम विवाह से ही थी, यानी कि ब्राह्मण पुरुष और वैश्य महिला, ब्राह्मण पुरुष और वैश्य महिला। निषाद ब्राह्मण पुरुष प्लस शूद्र महिला। ओके, ब्राह्मण पुरुष और शूद्र महिला निषाद जाति। ओके, ये तो एग्जाम्पल हो गया प्रतिलोम विवाह का, फेमस है, रथकार रथ बनाते थे वैश्य। अब बात करें अगर हम प्रतिलोम विवाह की एग्जाम्पल की, तो प्रतिलोम विवाह में दो जातियां ऐसी हैं, ठीक है, एक जाति ऐसी है जो क्या है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न तो बहिष्कृत जाति ही थी। वो मतलब क्या, गांवों से बाहर रहती थी, जैसे चंडाल, ठीक है, चंडाल। चंडाल जाति की उत्पन्न जो हुई प्रतिलोम विवाह से हुआ। चंडाल जाति कैसे हुई? शूद्र पुरुष, यहां ठीक है, शूद्र पुरुष प्लस ब्राह्मण महिला, ठीक है, ब्राह्मण। ओके, तो चंडाल की जो उत्पत्ति हो रही है, चंडाल जाति की, चंडाल वर्ग का प्रतिलोम विवाह से, यानी शूद्र पुरुष है और ब्राह्मण महिला है, ठीक है। और यह क्या थी, बहिष्कृत जाति थी, यानी समाज से बाहर कहाँ रह रही थी, सामाजिक स्थिति में थी, समाज से बाहर नहीं कह सकते क्योंकि समाधान में इसका उपयोग होता था, जलाने में। ये बाहर रहती थी, समाज के, नगर के बाहर रहती थी, गांवों के बाहर रहती थी, शमशान घाट, ठीक है। तो चंडाल हो गया शुद्ध ब्राह्मण। और प्रतिलोम विवाह के एग्जाम्पल क्या हो सकते, कौन कौन से हैं? मागध वैश्य पुरुष और क्षत्रिय महिला, वैश्य पुरुष और क्षत्रिय महिला, मागध। वैदेहक शूद्र पुरुष और क्षत्रिय महिला, शूद्र पुरुष और क्षत्रिय महिला। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह के, ठीक है। क्या पता पूछा जा सकता है चंडाल और रथकार के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात की, कौटिल्य के थ्रू हमने देखा। दासों की बात की, क्या व्यवस्था थी, कौटिल्य क्या मानते दासों के, वर्णशंकर। मेगास्थनीज क्या कहता है सामाजिक व्यवस्था के बारे में? मेगास्थनीज जो अपनी पुस्तक इंडिका में जोर देते हैं, वो क्या बात करते हैं कि वो कहते हैं कि भारत में या मगध साम्राज्य में क्या है, 7 जातियां हैं समाज में, ठीक है, 7 जातियों की बात करते हैं। पहले जो बात करते हैं मेगास्थनीज, बात करता है दार्शनिक का, ठीक है। तो भारतीय समाज को उसने 7 जातियों में बांटा है। पहला दार्शनिक, दार्शनिक यानी दार्शनिक में कौन से लोग आएंगे, फिलोसफर लोग, वही लोग आएंगे जो क्या है, पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जिनके पास हो, जैसे ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु, परिव्राजक आदि, ठीक है, ये सारे लोग। दूसरा नंबर पे उसने किसको रखा है, किसान को, किसान। तीसरे नंबर पर अहीर या ग्वाले हैं। चौथे नंबर पर कारीगर या शिल्पी। पांचवें सैनिक वर्ग है, सैनिक जो है। सातवां जो निरीक्षक है, यानी प्रशासनिक वर्ग के हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, निरीक्षक हैं। सातवें सभासद यानी शासक वर्ग, सभासद यानी शासक वर्ग, जो कोर्ट में रहते हैं, राजा दरबार में, ठीक है, सभासद यानी शासक वर्ग। इन 7 जातियों में भारतीय समाज को बांटा, या मगध साम्राज्य को बात करें, समाज को बांटा, मौर्यकालीन समाज को बांटा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। याद रखेंगे क्रमवाइज, दार्शनिक, किसान, अहीर या ग्वाले, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, प्रशासनिक वर्ग, सभासद, शासक वर्ग। ओके, तो ये हो गए हमारे मेगास्थनीज और कौटिल्य के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की बात की हमने।
सामाजिक व्यवस्था की बात कर ली। ओके, और समाज में बात करें किसकी, तो मेगास्थनीज ने समाज में क्या दास प्रथा नहीं थी, उसका ऐसा मानना था। लेकिन कौटिल्य 9 प्रकार के दासों की बात करते हैं, 9 प्रकार के दास हैं। ऐसा मेगास्थनीज क्यों कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है? क्यों? दास प्रथा है, लेकिन जो मेगास्थनीज बात करता है उसने अपने यूनान साइड क्या देखा था कि दासों को वहां पर बहुत दयनीय स्थिति थी। ठीक है, वहां पर खरीद फरोख्त होता था, दासों को जंजीरों में बांध के रखा जाता था, अमानवीय व्यवहार होता था। ऐसा भारत में नहीं था। यहाँ दास क्या थे? महल में घूमते थे, ठीक है, राजकुमारों के साथ, राजकुमारियों के साथ और भी बहुत सारे काम करते थे। ठीक है, तो उसको लगता था कि भारत में दास प्रथा है ही नहीं। कि दास प्रथा थी लेकिन मानवीय तरीके से थी, अमानवीय तरीके से नहीं, जैसा यूरोप यूनान में था। ओके, इसलिए क्या मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा है ही नहीं। ठीक है, लेकिन कौटिल्य 9 प्रकार के दासों की बात करते हैं अपनी पुस्तक इंडिका में। समाज में बात कर रहा है तो स्त्रियों की बात करनी जरूरी है। बिना स्त्रियों के समाज कैसे बनेगा? क्या प्रावधान थे स्त्रियों के लिए, कैसी स्थिति थी स्त्रियों की मौर्यकालीन समाज में? पहली बात, बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह नहीं, 12 वर्ष में बाल विवाह नहीं था। ओके, पुनर्विवाह कर सकती थी महिलाएं, अगर विधवा है तो तलाक ले सकती थी। ठीक है, तलाक ले सकती थी। और अगर कोई स्त्री हत्या कर रहा है तो उसको ब्रह्म हत्या के समान माना जाएगा, नहीं ब्राह्मण की हत्या के समान। किसी भी स्त्री की हत्या कर रहा है, ठीक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ठीक है, तो ब्रह्म हत्या के समान माना जाता था। और उतना ही क्या है, कठोर दंड दिया जाता था। उन्हें नौकरी करने की स्वतंत्रता थी, स्वतंत्र पेशा अपनाने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, ओके, जैसा आज भी महिलाएं करती हैं, अपना नौकरी करती हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो ये सब इजाजत क्या है? नौकरी करना, स्वतंत्र पेशा करना, महिलाओं को पूरी तरह आजादी थी, इजाजत थी। पैतृक संपत्ति में भी उनको अधिकार था। स्त्री धन पर उनका पूर्ण अधिकार होता था। ठीक है, स्त्री धन क्या होता है? जो माता पिता द्वारा उनको मिल रहा है, शादी में दहेज मान लें, ज्वेलरीज मान लें, ठीक है, स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार था। तो स्त्रियों की स्त्री अच्छी दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। समाज में व्यापारिक संघ भी था। व्यापारिक संघ, उसको कौटिल्य श्रेणी कहते हैं। व्यापारिक संघ को श्रेणी कहते हैं। और व्यापारिक संघ का जो प्रधान था वो ज्येष्ठक कहलाता था। क्या कहलाता था? ज्येष्ठक। ज्येष्ठक। व्यापारिक संघ का प्रधान। ठीक है, व्यापारिक संघ का प्रधान क्या कहलाता था? ज्येष्ठक कहलाता था। मौर्यकालीन समाज में, याद रखेंगे। तो व्यापारिक संघ है, ठीक है, उसका प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। व्यापारिक संघ को श्रेणी कहते हैं कौटिल्य। ठीक है, सहकारिता भी विद्यमान थी भारतीय मौर्यकालीन समाज में। यानी कि कौटिल्य मानते हैं कि अगर ब्याज पर ऋण देना, ब्याज पर धन देना है तो सामान्यतः ब्याज 15% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्याज दर निर्धारित था मौर्य काल के समाज में। कैसे? वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अगर ऋण ले रहा तो 24% वार्षिक ब्याज, अगर क्षत्रिय ऋण ले रहा तो 36% वार्षिक ब्याज पर लेगा, देना पड़ेगा उसको ब्याज। अगर वैश्य ऋण ले रहा है तो उसे 48% ब्याज देना पड़ेगा वार्षिक, और अगर शूद्र ब्याज ले रहा तो मैक्सिमम 60% उसको वार्षिक ब्याज देना पड़ता था। तो यहाँ ब्याज दर व्यवस्था जो है व्यवहारिक रूप में मौर्यकालीन समाज में क्या है? वर्ण व्यवस्था के आधार पर है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सामाजिक व्यवस्था की मौर्यों की। नेक्स्ट बात करें, जो हम कुछ महत्वपूर्ण विदेशी लेखक रह गए थे, क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले से इसमें विदेशी लेखक हैं डियोडोरस। डियोडोरस की पुस्तक है बिब्लियोथेका हिस्टोरिया। क्वेश्चन आते हैं मिलाने के लिए।
बिब्लियोथेका हिस्टोरिया किसकी पुस्तक है? डियोडोरस की। तो डियोडोरस क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण करता है। मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर ही क्या है, यह विवरण करता है डियोडोरस अपनी पुस्तक बिब्लियोथेका हिस्टोरिका में, चंद्रगुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था का। ठीक है। नेक्स्ट है प्लूटार्क। प्लूटार्क की पुस्तक है पैरेलल लाइन। ठीक है। और इसी में क्या है, पैरेलल लाइन में सेल्यूकस के साथ युद्ध का वर्णन है। सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का क्या है, वर्णन किया गया है। वर्णन मिलता है प्लूटार्क की पुस्तक पैरेलल लाइन में। युद्ध का संधि होती है, फिर सेल्यूकस की वर्णन किसमें मिलता है। फिर बात करता है क्या प्लूटार्क पर अपनी पुस्तक पैरेलल लाइन में कि इस संधि के बाद 6 लाख पदाती सैनिक की बात करता है चंद्रगुप्त मौर्य के। 6 लाख क्या बात करता है कि 6 लाख सैनिक लेकर क्या है पूरे भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, रौंद दिया। ये किसका स्टेटमेंट है? प्लूटार्क का, अपनी पुस्तक पैरेलल लाइन में। ओके। नेक्स्ट है स्ट्रैबो की पुस्तक है विश्व भूगोल। तो मौर्यकालीन विवरण इसमें भी मिलता है। स्ट्रैबो की पुस्तक एक अध्याय में मिलता है, मेनली एक ही अध्याय में मिलता है, 15वें अध्याय में। इस पुस्तक के चैप्टर नंबर 15 में मौर्यकालीन भारत का विवरण क्या है, प्राप्त होता है। प्लिनी नेचुरालिसा हिस्टोरिया, प्लिनी ही है जो अपने इस पुस्तक नेचुरालिस हिस्टोरिया में अशोक का वर्णन है, जो कलिंग युद्ध की बात है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि कलिंग युद्ध का वर्णन किसने किया था? कलिंग युद्ध का वर्णन प्लिनी करता है। ठीक है। इससे क्या है, अशोक का इतिहास देखने में काफी मदद मिलती है। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है। 269 में उसका राजाभिषेक हुआ था। राजाभिषेक के 8 वर्ष पश्चात कलिंग युद्ध का वर्णन कौन? प्लिनी करता है अपनी पुस्तक नेचुरालिस हिस्टोरिया में। नेक्स्ट कौन है? टॉलमी की पुस्तक है जियोग्राफी भूगोल। तो भारत का टॉलमी पहला व्यक्ति है जिसने भारत का पहला मानचित्र बनाया। ठीक है। भारत का फर्स्ट यानी कि पहला मानचित्र बनाया। ठीक है। लेकिन यह जो मानचित्र बनाता है, भारत का पहला फर्स्ट मानचित्र बनाता है, वह क्या है, प्रमाणिक नहीं माना गया उसको। लेकिन भारत का अगर पूछा जाए क्वेश्चन, भारत का फर्स्ट मानचित्र किसने बनाया, तो टॉलमी ने बनाया था। ओके। इससे भी, इसकी पुस्तक से भी क्या है, मौर्य साम्राज्य का जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जस्टिन की पुस्तक है एपिटोम। इसमें भी कुछ संक्षिप्त इतिहास मिलता है मौर्य काल का, एपिटोम में, जस्टिन की पुस्तक में। ओके। ये तो बात हो गई हमारे कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की बात कर ली हमने, डियोडोरस, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। अगर इनकी पुस्तकों का नाम याद रखना है और कौन लेखक हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आप यूपीपीसीएस के थ्रू क्या बनेंगे, डीएसपी बनेंगे। क्या बनेंगे? रैंक के हिसाब से डीएसपी बनेंगे। ठीक है। और जेपीटी याद रख लीजिए, यानी कि जब पीटी पास करेंगे तभी क्या है, डीएस, तब मेंस देंगे तब तो डीएसपी इंटरव्यू पास करेंगे तब ना क्या होगा, डीएसपी बनेंगे। तो जेपीटी, जे से कोई भी नाम अपना आप रख सकते हैं। ओके। तो डीएसपी जेपीटी ये इनका नाम हो गया, यानी डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन, प्लिनी और टॉलमी। ठीक है। पुस्तक का नाम कैसे याद रखेंगे? पुस्तक का नाम बीबीओ, ये बीबीओ है, तो इसको याद रखेंगे बीवी, वाइफ वाली बीवी नहीं, बीवी है। ठीक है। बीवी
पेंज के थ्रू, याद रखें, बीवी पेंज, ठीक है, बीवी पेंज, यहां से मिला लेंगे। ओके, डियोडोरस विवालियोथेका हिस्टोरिका, स्ट्रैबो विश्व भूगोल, प्लूटार्क पैरेलल लाइन, ठीक है, याद रखेंगे प्लूटार्क पैरेलल लाइन, जस्टिन इपिटोम और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिया और टॉलमी जियोग्राफी, ऐसे याद रख सकते हैं। ये मेरा बनाया हुआ है, मैं ऐसे याद रखा, लेकिन आप कुछ और भी ट्रिक बना सकते हैं, बाकी याद रख सकते हैं डीएसपी, जेपीटी, बीवी पेंज। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। कुछ और बात कर लेते हैं इनके अलावा, आज खत्म ही कर देते हैं मौर्य साम्राज्य को, मतलब खत्म नहीं, मतलब हमारे साथ समाप्त करते हैं। गुप्तचर व्यवस्था की बात कर लेते हैं। गुप्तचर भी दो थे, गुप्तचर व्यवस्था थी इनके प्रशासन में, मौर्य समाज के, मौर्य साम्राज्य के, क्या दो प्रकार के थे, एक था संस्था और दूसरा संचार। संस्था और संचार, दो प्रकार के गुप्तचर की व्याख्या कौटिल्य करते हैं। संस्था यानी जो एक ही जगह रहकर क्या है, गुप्तचरी अपना कर रहे हैं। संचार मतलब सुना है, संचार, संचार क्या है, चलता फिरता रहता है, यानी कि भ्रमणशील करते हैं, मतलब घूम फिर कर गुप्तचरी कर रहे हैं, उनको कहते थे संचार गुप्तचर। तो गुप्तचर के दो भाग है, संस्था और संचार। और इन गुप्तचरों को स्ट्रैबो क्या कहता है, इंस्पेक्टर कहता है। कहाँ गए भाई साहब स्ट्रैबो? स्ट्रैबो क्या है, गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहता है। क्या कहता है, इंस्पेक्टर। आज का इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर कुछ भी हो सकता है, एक्साइज इंस्पेक्टर, वो अलग चीज है, लेकिन गुप्तचरों को स्ट्रैबो क्या कहता है, इंस्पेक्टर कहता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रैबो ने किसे इंस्पेक्टर की संज्ञा दी है, ठीक है, पुलिस को, ठीक है, राजदूत को या गुप्तचर को, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं और क्या रह जा रहा है इसमें, कर की, या राजस्व प्रशासन क्या था, अर्थव्यवस्था कैसे थी। तो कर मिलने, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, विभागाध्यक्षों की बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे विभागों की बात की थी जहां से क्या है, टैक्सेस प्राप्त होते थे। इसके अलावा कुछ और बात कर लेते, जैसे भाग क्या था, खेती से रिलेटेड था, यानी खेती में भाग, खेती से होने वाले उत्पादन में भाग कितना था, 1/6 से 1/4, कितना था, 1/6 से 1/4 तक भाग, ठीक है, कर था एक भाग, ठीक है, कृषि में उत्पादित। ओके, अगर आप सिंचाई व्यवस्था पर खेती कर रहे हैं राज्य की, तो वहां 1/3 लगता था। और सिंचाई से रिलेटेड एक साधन था चरस। चरस क्या था, सिंचाई का साधन था, ठीक है, चरस। चरस क्या था, सिंचाई का साधन था। उसमें क्या होता है, राहट व पवन चक्की के थ्रू क्या है, माध्यम से सिंचाई की जाती थी, ठीक है। चरस क्या था, सिंचाई साधन था, याद रखेंगे, राहट व पवन चक्की के माध्यम से क्या है, सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। ओके, भाग के अलावा क्या था, बलि था। बलि क्या था, बलि एक धार्मिक कर था। बलि क्या था, मौर्य काल में धार्मिक कर था। इसलिए रुम्नदेही जब जाता है अशोक अपने 20वें वर्ष, तो वहां धार्मिक कर बलि को क्या है, समाप्त कर देता है, ठीक है। तो बलि क्या था, धार्मिक कर था। प्रणय क्या था, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, प्रणय मतलब मधुर मिलन, ठीक है, प्रेम प्रणय, लेकिन प्रणय क्या था, आपातकालीन कर था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रणय क्या था, आपातकालीन, यानी कि युद्ध खर्चा था, ठीक है। बलि धार्मिक कर हो गया। हिरण्य क्या था, हिरण्य नगद कर था। अनाज के अलावा आप नगद कर दे सकते हैं, उसे हिरण्य कहते थे। शुल्क आयात कर था। तरदेय, पुल पार करते हैं तो आप तरदेय, तैर रहे हैं, ठीक है, तरदेय क्या था, आयात कर था। और निर्यात कर क्या था, निष्क्राम्य, ठीक है, निष्क्राम्य।
तो याद रखेंगे, निष्क्राम में क्या था? निर्यात कर। ठीक है, तो निर्यात कर को क्या कहते थे? निष्क्राम में। और आयात कर को शुल्क कहते थे। ओके, और नगद कर को ऋण है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी टैक्सेस की कुछ। अगर अब क्या रहेगा? सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन कैसा था? कौटिल्य जो है सैन्य प्रशासन में हस्त सेना, हमने प्रीवियस लेक्चर विभागाध्यक्ष में बात की थी, हस्त्याध्यक्ष की, अश्वाध्यक्ष अश्वसेना थी। ठीक है, रथ सेना रथों पे, पैदल सेना। कौटिल्य में पैदल सेना की बात करते हैं, 6 भाग में बात करते हैं। मौल थी, मौल, भृतक, मौल, भृतक, श्रेणी बल, आठवीं बल, मित्र बल और अमित्र बल। ये 6 प्रकार के पदाति सैनिकों की बात किसके द्वारा की जाती है? पैदल सैनिकों की, कौटिल्य द्वारा। तो मौल कैसी सेना थी? मौल अस्थाई सेना थी, जो राज्य की क्या है? अस्थाई सेना थी मौल। ओके, बोर्ड पे जगह नहीं लिखने का, आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। मौल क्या थी? अस्थाई सेना थी राज्य की। और भृतक, भाव वाला भृतक क्या था? किराए पर जो सेना ले जाती थी युद्ध के लिए, किराए पर, भृतक, उसे क्या कहते थे? भृतक बल कहते थे। श्रेणी बल वे थे जो, कुछ लोग होते थे जो युद्ध से आजीविका चलाते थे अपनी। ठीक है, युद्ध से आजीविका चलाने वाले सेना को श्रेणी बल कहा जाता था। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी 8वां अध्यक्ष की, 8वीं अध्यक्ष की, यानी कि जंगल का जो 8वीं बल की, यानी कि 8वीं बल यानी जंगली सेना थी, जो जंगल में रहते थे लोग, जंगली सेना थी। मित्र बल यानी कि जो मित्र राष्ट्रों की सेना है। अमित्र बल वे थे जो सैनिक युद्ध में बंदी बना ले जाते थे, उनको फिर अपनी तरफ से लड़ाया जाता था। यानी कि अमित्र बल क्या था? बंदी सैनिक थे। ओके, तो अमित्र बल क्या थे? बंदी सैनिक थे। तो इस तरह हमने आज के वीडियो में लगभग मौर्य साम्राज्य के, और प्रीवियस वीडियो में सबको मिलाकर बात करें तो लगभग हमने सभी चीजें कवर करने का प्रयास किया, और किया भी है। कुछ छूटेगा तो आप पढ़ सकते हैं, कुछ अपने भी मेहनत करें। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे, अगला टॉपिक। ओके, अगला टॉपिक क्या है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आज के इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।